नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं और मैं आज लेकर आया हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल। मैं हूं मनीष अवस्थी। दिल्ली क्यों सुलग रही है? दिल्ली बार बार क्यों दहल रही है? दिल्ली में अफवाहों का बाजार क्यों गर्म है? आखिर दिल्ली में हिंसा और अफवाह की साजिशें क्यों रचाई जा रही हैं? इन्हीं सवालों के साथ एक बार फिर आपके सामने देश का सबसे बड़ा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हम हाजिर हैं। जब ये सारे सवाल दिल्ली वालों के मन में आते हैं तो कुछ बयान भी जहन में आ जाते हैं। उनमें एक बयान जो असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सियासी फायदे के लिए और मुस्लिम बिरादरी को अपने साथ मिलाने के लिए दिया, वो है अभी आंदोलन नहीं किया तो जनाजे उठेंगे। क्या ये लोगों को भड़काने वाला बयान नहीं? क्या इस तरह के बयान से लोगों के मन में नफरत की चिंगारी नहीं भड़केगी? क्या इस तरह के बयानों से हिंसा फिर से नहीं उठ सकती? सब कुछ जानते समझते देश की संसद का एक कद्दावर सांसद इस तरह की बयानबाजी में आखिर क्यों करते रहता है? वो बार बार इस तरह के बयान इस तरह के माहौल में क्यों दे रहा है? खैर, ये कतार ओवैसी से शुरू जरूर होती है लेकिन खत्म नहीं होती। इसमें हर पक्ष, हर सियासी दल का कोई न कोई नुमाइंदा शामिल दिखाई देता है। चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, प्रवेश वर्मा हो, वारिस पठान हो, गुलाम नबी आजाद हो, कोई और, हर शख्स के बयान से माहौल और पेचीदा होता जा रहा है। लेकिन ओवैसी और उनकी पार्टी के नेता इस मामले में 2 कदम आगे निकल गए। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे एक बड़े पैनल के साथ बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले आप देखिए आखिर भड़काऊ भाईजान ने कैसे लोगों को उकसाया है। जनाजे वाला बयान क्यों? आप ये समझ रहे हैं कि कोई वो दौड़ कर आएगा, कोई ये दौड़ कर आएगा, कोई नहीं आएगा। दौड़ के कब आते मालूम? जब मेरा जनाजा उठता है, जब दौड़ के आते हैं। किस आधार पर कहा पोटा टाडा से खतरनाक एनपीआर एनआरसी? ये खतरनाक चीज है। ये एनपीआर और एनआरसी के जो रूल्स हैं वो टाडा और पोटा कानून से ज्यादा मुजीब। दिल्ली हिंसा पर लोगों को क्यों उकसाया? अगर 4 घंटे से ज्यादा चलता है तो समझ जाना चाहिए कि सरकार फसाद कराना चाहती है। दिल्ली में जो फसाद हुआ उसकी प्लानिंग हुई, उसका मंसूबा बनाया गया। मस्जिदों को जलाने का झूठा बयान क्यों? 4 मस्जिदों को मुकम्मल जला दिया गया दिल्ली में। 4 मस्जिदों को मुकम्मल जला दिया गया। दंगों को उकसाने के लिए 2002 का जिक्र क्यों? गुजरात जब जल रहा था, अहमदाबाद जल रहा था, जमीयत के जिम्मेदारान वाकिफ होंगे। उस वक्त भी नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, वो खामोश बैठे रहे। आखिर क्यों बाज नहीं आते भड़काऊ भाईजान? मालेगांव से एआईएमआईएम के विधायक मौलाना मुफ्ती इस्माइल ने भी लोगों को भड़काने वाले बयान दिए। वो लोगों को सीए और एनआरसी को लेकर जो कुछ समझा रहे थे उससे एक नए तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता दिखाई दे रहा। ओवैसी और उनके साथियों की ये नफरत फैलाने की साजिश है और इस पर हमारी बहस जारी है। लेकिन इस वक्त मौलाना मुफ्ती इस्माइल का बयान भी आप जरूर सुने। कि आज मुल्क पर जो मुसीबत आई हुई है CAA के नाम से या NPR और NRC के नाम से, इसमें आपको गाइड किया जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें इससे मतलब नहीं है कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। मुर्गी है तो अंडा देगी और अंडा है तो उसमें से मुर्गी निकलेगी। NPR हो या NRC हो,
दोनों का कनेक्शन ऐसा है जैसे मुर्गी और अंडे का कनेक्शन। आप ये समझ लीजिए कि अगर एनपीआर इस मुल्क में लागू किया जाता है तो मुल्क के 40 करोड़ लोगों को वोट देने के हक से महरूम किया जाएगा। उनकी जायदादें जब्त कर ली जाएंगी, उनके बच्चों को स्कूलों में दाखिले से महरूम कर दिया जाएगा, वो कैदियों की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर होंगे, उनका कोई हक नहीं होगा और सरकारी स्कीमों से किसी तरह का कोई फायदा उठा नहीं सकेंगे, ना कोई जायदाद खरीद सकेंगे, ना कोई जायदाद बेच सकेंगे। ये एक पॉलिसी है मनुवाद लाने की। जी तो आपने मालेगांव, जी हाँ मालेगांव महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास आता है और मालेगांव की क्या शख्सियत और वजूद है ये आप सब जानते हैं। मालेगांव ने दंगों का दंश भी झेला है, इसके साथ साथ मालेगांव ब्लास्ट को लेकर कहानियां भी आप जानते और सुने हैं। इस बीच सीएए एनआरसी को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में छिड़ा संग्राम, जी हाँ सड़कों पर छिड़ा संग्राम आज संसद के सदन में दिखाई दिया। उकसाना, भड़काना, अफवाहें, चुनौती थमने का नाम नहीं ले रही। उधर भड़काऊ ओवैसी अपनी जहरीली जुबान से बाज नहीं आ रहे। इसी बात को लेकर मचा है बवाल और हम लेकर आए हैं देश का सवाल। देश का सवाल में मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल है। मेहमानों को आप जानते हैं, सुनते रहे हैं, लेकिन मैं एक आग्रह करना चाहूंगा। मसला संजीदा है, देश की गंगा जमनी तहजीब को लेकर है। हम ये चाहेंगे कि देश की संसद की सदन में जो आपने देखा वो देश का सवाल के मंच में आपको अलाउ और इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। यहाँ पर आपको चर्चा करने और बोलने के लिए बुलाया गया है, एक दूसरे को व्यक्तिगत नीचा दिखाने के लिए नहीं। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री होंगे। मेरे साथ टीएमसी समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखने वाले अनिर्बान बनर्जी भी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में एक बुद्धिजीवी मसूद हाशमी स्टूडियो में मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक मिसाल मिश्रा। जी हाँ, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये बहस में आप एक अलग मिसाल पेश करेंगे। सबसे पहला सवाल डॉक्टर शास्त्री आपसे, काश की कपिल मिश्रा भारत बनाम पाकिस्तान नहीं कहते, कपिल मिश्रा डेडलाइन और अल्टीमेटम नहीं देते, अनुराग ठाकुर बातें नहीं करते, प्रवेश वर्मा की भड़काऊ बातें नहीं आती, तो शायद ये तस्वीर जो देश देख रहा है ये देखने नहीं मिलती। देखिए मनीष जी, पूरा देश जानता है कि कपिल मिश्रा का या अनुराग जी का या अन्य हमारे जो पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं उनके भाषण कब आए थे और ये दंगा फसाद कब हुआ है। ये इस टाइमिंग को देखिए, वो लोग चुनाव के मध्य ये सब बातें किए थे और चुनाव में चुनाव आयोग ने उन पर कार्रवाई किया था। लेकिन एक तरफ देश जल रहा है, दूसरी तरफ जिस प्रकार से स्टेटमेंट आ रहे थे देश को जलाने के लिए, और आज भी जिस प्रकार से स्टेटमेंट आ रहे हैं, आप बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने जब से दिल्ली में ये दंगा हुआ, फसाद हुई और प्लानिंग के साथ जो हिंसाएं हुई, उसके बाद किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने कोई इस प्रकार की ऐसी टिप्पणी की जिससे कि देश का माहौल डॉक्टर शास्त्री आग लग चुकी थी, डॉक्टर शास्त्री आग लग चुकी थी। किस तरह के स्टेटमेंट डॉक्टर साहब आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आग लग चुकी थी डॉक्टर साहब, बुझाने का दौर था। डॉक्टर साहब आग लग चुकी थी, बुझाने का दौर था, बुझाने में भी 3 दिन लग गए। नहीं, देखिए मनीष जी इस बात को ध्यान रखिए, अनुराग ठाकुर का बयान कब आया था और आज भी उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये जो बयान आ रहे हैं, आज ओवैसी का बयान आ रहा है, उसके भाई का बयान आ रहा है, या इस प्रकार के अन्य लोगों के बयान आ रहे हैं, वो किस लिए आ रहे हैं? क्या कार्रवाई? वो तो और भी जलाना चाहते हैं और भी देश को सुलगाना चाहते हैं। जी डॉक्टर शास्त्री, मेरे साथ आप जिन पर उंगली उठा रहे हैं और आज देश का सवाल जिस व्यक्ति के कारण है, ऐसे इलियास सराफुद्दीन साहब जो कि हैदराबाद से, जी हाँ हैदराबाद से
आप AIMIM समर्थक हैं, मैं प्रवक्ता नहीं कह रहा, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इलियास साहब, भड़काऊ भाईजान की ये जहरीली बातें, ना तो मैं किसी से डरता, ना कोई माई का लाल मुझे डरा सकता है। ये चुनौती किसे दी जा रही है? मनीष भाई, मैं हर अच्छी पार्टी के हर अच्छी चीज का समर्थक हूं, किसी एक पार्टी के किसी एक अच्छी बात का नहीं, और हर पार्टी के हर गलत बात का मुखालिफ हूं, किसी एक पार्टी का बोलकर नहीं। दूसरी बात, जो भी भड़काऊ बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूं एक पार्टी से उठता है करंट मारो गोली मारो, दूसरी पार्टी से उठता है मुझे किसी के बाप का डर नहीं है। ये दोनों किस्म की भाषा दंगा कराने के लिए होनी होता है। चाहिए। वो तो 40 के ऊपर लाशें हम देख चुके हैं, चुनाव को बच्चे मर रहे हैं, वहां पर औरतें मर रही हैं, चुनाव तो बीते कितना समय हो गया है, खत्म होनी चाहिए। और ये देश तो के अंदर आज हो रहा है, आज बोला जा रहा है, अब ऐसे देश कैसे में आप कर आग सकते लगाने हैं? का होम मिनिस्टर ही इजाजत दे रहे हैं और पुलिस खुद इजाजत दे रही, तो अब इसको कोई नहीं रोक सकता। नहीं, होम मिनिस्टर इजाजत दे रहे हैं, प्रधानमंत्री इजाजत दे रहे हैं, आग लगाने हैं, पुलिस खुद इन्वॉल्व हो जा रही, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। गृह मंत्री जी इसीलिए का हाईकोर्ट ने बयान आया था, फटकार लगाई थी, आप झूठ तो बोल रहे हैं, जज को बदल आप डाले, अपने नेता की तरह देश को फटकार मुक्त लगाई करना तो जज चाहते हैं। बदल डाले। ये ऐसे लोग ये हैं कि गलत जज बात बदल है, देते, झूठ बोल रहे अपने हैं। ऊपर कार्रवाई पसंद नहीं करते। इस तरह से तो आप इस बातें वजह से कह रहे देश हैं बर्बाद जनाब, हो रहा है। आपको ये सोचना दोनों पड़ेगा, तरफ से आप लोग कंट्रोल किस में तरह आना देश को ले चाहिए। जाना चाहते हैं। जहरीली जुबान दंगे पे जोर बीजेपी दिया है आरएसएस भी आप लोगों कंट्रोल ने। में आए। आप लोगों ने जहरीली अपनी जुबान निजी लाभ दूसरे के लिए पार्टी देश को में कहां ले कंट्रोल जाना करे। चाहते हैं? लेकिन- शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। लेकिन इलियास साहब, ये बात यही नहीं रुकती, यही नहीं रुकती। आप देखिए, अगर क्रम देखें, आप जो सिलसिला देखें, पहले असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई अकबरुद्दीन, उसके बाद वारिस पठान, उसके बाद आपने देखा मालेगांव के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की बातें। ये जगह जगह कौन सी मास्टर क्लास चल रही है? देखिए, शमशान खबरस्तान मोदी जी लेकर आए, करंट मारो अमित शाह लेकर आए, गोली मारो अनुराग ठाकुर लेकर आया, रामजादे साध्वी प्रज्ञा लेकर आई। ऐसे बातें कर करके एक तरफ से आग लगी नहीं दे सकते बीजेपी हैं मनीष आरएसएस जी। से, तो हम ये उसका लोग जवाब इधर से दिया जा रहा करेंगे, है। आप आग के बदले आग नहीं होना चाहिए, आग के बदले पानी डालना चाहिए, आतंकवाद के बदले मोहब्बत की जबान बोलना चाहिए। इलियास साहब, आपने उमर खालिद का वीडियो शायद नहीं देखा। आपने उमर खालिद का वीडियो नहीं देखा, जो नागपुर से 150 किलोमीटर दूर अमरावती, जी हां, अमरावती जिले के रहने वाले उमर खालिद, तलेगांव तहसील के, वो 17 तारीख को जो भाषण दे रहे थे, ये साफ बताता है कि ये सुनियोजित साजिश थी। मसूद हाशमी, आप एक बहुत जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं और नेशनल टेलीविजन पर आप हैं, आप ऐलान कर दीजिए ना, या करवा दीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर 2 कानून चलेंगे। एक कानून होगा भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए, और एक कानून होगा भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और जितने भी फिरकापरस्त ताकतें हैं नफरत फैलाने वाली, उनके लिए, और एक कानून होगा दूसरे लोगों के लिए जो अमन से रहना चाहते हैं या जो सो कॉल्ड अपोजिशन है। आप इस बात को पास करवा दीजिए। बकवास करते हैं ये नफरत फैलाने वाले लोग, और इनको कोई रोकता नहीं है, इनको कोई बुरा नहीं कहता, और इसमें जहां जिसका कोई कसूर नहीं उसको उठा के बंद कर दिया जाता है। और मैं सवाल करता हूं अपने मुसलमानों के वकीलों से भी, जो ये कहते हैं किसी पे पकड़ा जाएगा तो मसूद साहब, मैं आपसे ये साफ कर देना चाहता हूं कि आप जिस मंच पर खड़े हैं, जिस बहस में आए हैं, यहां पर निष्पक्ष चर्चा होती है, और ये आप भी जानते हैं, और मेरी तमाम बहस में आपने भी माना है। ये देश का सवाल निष्पक्ष है, ना तो किसी का पक्ष है, ना ही किसी का विरोध, जो हुआ उस पर चर्चा है। इसीलिए मैं वो बात करना चाह रहा हूं कि वो लोग जो कि हल्की आंच के ऊपर धीरे धीरे दूध उबाल रहे थे, दूध पका रहे थे, जब दूध में उबाल आ गया, दूध गिर पड़ा, बिखर गया, तो कह रहे हैं कि इन्होंने चूल्हा बंद नहीं किया, इन्होंने गैस बंद नहीं की, उन्होंने उसमें पानी की बूंद नहीं डाली, सारी आग लगाने वाले लोग ये शास्त्रीय लीडर है, और इनके पैरोकार, इनको मानने वाले, इनकी पार्टी को फॉलो करने वाले, इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले, वो आरएसएस के आतंकवादी, उन तमाम लोगों ने दिल्ली के अंदर आकर ये आग लगाई है, दिल्ली में ये खून खराबे का खेल खेला है,
और बेकसूरों से आप बदनामी लोग, की, उन्होंने उसमें पूरे पानी की मुल्क बूंद नहीं को डाली। आप लोगों ने सारी अपनी आग लगाने वाले लोग हकीकत ये दिखला दी शास्त्री है। जैसे और इनके जैसे लोग तो पैरोकार, देश इनको के मानने अंदर वाले, देश को खोखला इनकी बना पार्टी को रहे फॉलो हैं, करने वो वाले, खुल करके अब इनकी सामने आ आइडियोलॉजी रहे को हैं। फॉलो करने वाले, वो आप आरएसएस लोगों के की भाषा आतंकवादी, देश को उन तमाम लोगों ने समझ में आ रही दिल्ली है। के अंदर मसूद आकर साहब, ये आग लगाई है, भाषा आप दिल्ली लोग में ये बोले, ये खून देश खराबे का समझ रहा खेल है। खेला है। और बेकसूरों को अगर आप ओवैसी ने अपनी कहा मैं भाषा नहीं से डरता पहचाने तो इसमें जाएंगे। कौन सी बुरी बात है जो इतनी बड़ी आप चर्चा अपने की जा रही है। देश से मैं कह रहा हूं पहचाने आपसे जाएंगे। कि मैं किसी से आप नहीं लोग डरता, पहचाने किसी के जाएंगे, बात से खुद नहीं देश डरता। पहचान इसमें रहा है। फुर्कापरस्ती की क्या बात है, और जनता इसमें डरने फुर्कापरस्ती देगी की क्या बात है, मसूद इसमें आग साहब, लगाने की क्या बात है। मसूद आग साहब, लगाने वाले वो मसूद लोग हैं। साहब, शब्दों की गरिमा और मर्यादा बनी रहे, जनता शब्दों की गरिमा और मर्यादा बनी रहे। डॉक्टर शास्त्री की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई जिसको लेकर आप इस तरह से चुनौती देंगे। आप जो चुनौती दे रहे हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये क्यों नहीं कहते अपने अपने लोगों को गलत, ये क्यों नहीं कहते जिन लोगों ने नफरत की बात की है कि हाँ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये क्यों नहीं कहते कि उन ये लोगों ने लोग गलत किया, ये क्यों चुनौती नहीं कहते देते कि उनको हैं। पार्टी से और जो उमर खालिद ने कहा, जो उमर खालिद ने कहा, जो उमर खालिद ने कहा, भारी होंगे, ये चुनौती देते हैं, ये चुनौती करते हैं। जिस ये शरीफ बोगस इमाम ने गलत चुनौती बयान देते दिया हैं। उसका नाम लेके हमने उसकी निंदा की। टुकड़े टुकड़े हमने गैंग की बात हम होती किसी है, की बात नहीं देश करते। को बांटने की हमने बात होती आपके है। मन से और दूसरे टीवी चैनल से अरे सर, आप कहिए। ओवैसी की मजम्मत की, हमने वारिस पठान की आप मजम्मत लोगों की, को हम उनकी प्रोत्साहन निंदा दे रहा करते हैं, था। लेकिन आप साथ तो साथ आपको जो बांटने नफरत की, फैलाने देश वाले को लोग हैं बांटने की बात उनके कर खिलाफ रहा भी था। आपको जी। बोलना पड़ेगा सर और जी ने काम इमाम करना को मसूद पड़ेगा। साहब, इमाम मसूद समझते साहब, हो। मिसाल जी, तो आपका मिसाल इमाम जी, होगा ये, लेकिन ये मिसाल देश का जी, बेईमान है। भड़काऊ बयान देना, भड़काऊ बयान देना मेरी किस्मत है, ये कोई और नहीं, एक जिम्मेदार सांसद जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। देखिए मनीष जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी विनम्रता के साथ यहाँ पर इस मंच से तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि मेरी जनता से अपील है, निवेदन है कि किसी भी प्रकार की किसी रूमर में ना आए। नंबर एक बात। नंबर दो बात, अभी मसूद साहब ठोक कर कह रहे थे कि मैं चैलेंज करता हूँ, ये अपने आप में दिखा रहा है कि कौन भड़का रहा है। चैलेंज करता हूं नहीं, अभी आपने मैंने कहा ना, मैं किसी से अब नहीं सुनिएगा, डरता, मैंने आपकी बातें सुनी चैलेंज है। किसे करूंगा? मसूद साहब, नहीं, आप एक गलत मिनट, कह रहे हैं ना, एक मैंने कोई मिनट, पहले आप चैलेंज नहीं बोलिए। किया। मिसाल जी को बोल लेने दीजिए। आप बोल लीजिए, मसूद साहब, नहीं, आप ही बोलिए। मसूद साहब, संयम आप ही जरूरी बोलिए, है, चित भी आप- संयम ना टूटे ये जरूरी है। आप ही मिसाल बोलिए। जी को बोल लेने मैंने दीजिए, कब कहा ये चैलेंज बहस की का ही मंच है, मैंने बहस होगी। चैलेंज नहीं किया किसी को। आपने ठोक के, मैंने कहा था मैं नहीं डरता किसी अरे से। सुनिए मसूद जी, मैं क्या जनता को भड़का रखा है आप जैसे लोगों ने। और किसी से नहीं डरता। जिस सीए के बारे में आपने शाहीनबाग में 2 महीने से देखा कि अब आपका कुछ नहीं गलने वाला है, तो दिल्ली में दंगा करा दिया। अब बात करते हैं अपने ओवैसी नेता को देखिए, उनके भाई अकबरुद्दीन को देखिए, अभी आज अमरावती के स्पीच को देखिए, सर्जिल इमाम के स्पीच को देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष का भाषण सुनिए। अरे उनको क्या बयान है, वारिस पठान का बयान सुनिए। बहुत वालों की बात जी नहीं, करो, उनकी भड़काइए मत, भड़काइए उन्होंने भी मत, गलत कहा, इंसाइट मत उनकी करिए, भी भेजो। बिल्कुल, तब तुम्हें और कहेंगे गलत हम को गलत कहने की एक आदत तरफ डालिए। की बात कर रहे हो। आप मुझे आप भड़काने वाली बात कर रहे हो। मुझे बताइए, आप एक तरफ की बात अरे कर रहे हो। मसूद साहब आपको मुझे दोनों बताएंगे तरफ आप देखना चाहिए। किस बात के लिए शाहीन बाग में आपने 2 महीने से तांडव कर रखा है? ये तो जाकर जनता को बताइए ना कि हकीकत क्या है सीए की, क्यों ने आपने जनता को बरगला रखा है? अरे भाई, क्यों आप हमारे दिल में हिंदुस्तान चोर की नहीं है, शांति को तो तोड़ने में दे दो। लगे हैं? जी जीते नहीं, दे दो। क्यों ये आप सीए और हिंदुस्तान एनआरसी की को जनता मिसाल को, जी, क्यों मिसाल हिंदुस्तान जी, के अमन चैन को मिसाल तोड़ जी, रहे मिसाल मानवन? जी, ऐसा मत करिए, मिसाल जी, जाके अपने लोगों को मिसाल पढ़ाइए जी, कि सीए में ऐसा कुछ मिसाल नहीं जी, है जिसके नाते मिसाल जी, क्या था। अभी आम मिसाल आदमी जी, पार्टी के मिसाल पार्षद जी, ये के छत पे जन जागरण जो पार्टी मिले, को भी करना हाँ, चाहिए जो नहीं, था। अभी देश आम जल आदमी रहा पार्टी था के छत पे और बनी पार्टी थी, के नेता जो कहाँ बम थे, मिले, यही जो सवाल पेट्रोल बम है। मिले, आइए अनिर्बान जो के पास तेजाब चलते मिले, हैं। वो मिसाल किस जी, लिए थे? मिसाल आरती जी, उतारने के लिए रखा गया था। मिसाल जी, अनिर्बान के पास चलते हैं। अनिर्बान, बंगाल में चुनाव है, इसलिए दीदी भी बढ़ चढ़कर बोल रही हैं दिल्ली में जेनोसाइड हो गया। अरे दीदी के बंगाल में क्या हो रहा है ये आप जानते हैं? जब गृह मंत्री जाकर कह रहे हैं कि सीए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, तो आखिर ये बवाल मचाने के पीछे केवल चुनावी राजनीति? देखिए, दिल्ली में जो हुआ वो दंगा करवाया गया था। ये शुरू हुआ दिल्ली के चुनाव से पहले,
अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, कितने नाम बोलूं, ये लोगों ने शुरू किया दंगा और कराया। ओवैसी साहब के पिछले भाई ने दिनों कुछ जब दिन अमित पहले शाह जब जी कहा था कोलकाता में कि रैली में 15 मिनट आए, के लिए पुलिस हटा ली जो जाए, तब स्लोगन- कौन सा दिल्ली का जो चुनाव था स्लोगन मानवर? अनुराग तो अभी ठाकुर, भी तो कपिल पुलिस के मिश्रा साथ जी ही आए ने नहीं, दिए नहीं, थे कौन सा दिल्ली चुनाव में। था? सरपरस्ती में जी आए नहीं, वही स्लोगन आप अरे जिम्मेदारी भैया, ले रहा हूं। मेरा आप सिर्फ मेरी एक देर आखिरी तक बात बोलते है, हैं, मुझे भी तो बोलने उठा के मुझे दीजिए। अंदर कर दे, नहीं तो मैं सबूत दूंगा कोर्ट के अंदर नेशनल कि चैनल पुलिस पर ने दंगा बैठकर करवाया है जनता और को पुलिस ने दंगा बरगलाइए किया मत। और आतंकवादियों का हकीकत साथ बयां दिया है। करिए ये लोगों कि इस पर सिरे से किसी इस तरह की की नागरिकता कोई नहीं अफवाहें जाने ना वाली। फैलाएं आप। किसी भी मसूद प्रकार का साहब, कोई इस तरह की प्रोवोक जिसका कर- कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण नहीं है, देश का सवाल के मंच से अफवाहें ना फैलाएं आप। आपके पास क्या प्रमाण है? मेरे पास प्रमाण है, अदालत में दूंगा मनीष जी, आप तो मानेंगे नहीं। तो अदालत में दीजिएगा, यहाँ बैठकर जनता को भड़काइए। आप ये मंच को अनिर्बान को बोल लेने देते हैं। अनिर्बान, आप अपनी बात पूरी करें। ये आपके चैनल का इस्तेमाल करके ये अफवाह आज भी फैला रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से भी ये फैला रहे हैं। इनकी जुबान देखिए ना, इनकी जुबान से पहचान जा सकता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शास्त्री, डॉक्टर शास्त्री, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अनिर्बान, अनिर्बान को बोलने देते हैं। नहीं, जुबान से अनिर्बान, जा रहे हो। अनिर्बान, आप अपनी बात पूरी करें। अनिर्बान, अपनी बात पूरी करें। अनिर्बान, तो दिल्ली में ये बीजेपी के तुम्हारी सांसद सूरत से नेता बजाने जाते लोग तो? जो भाषणबाजी कर रहे थे, जो स्लोगन उन्होंने दिए, वो गोली मारने का जो स्लोगन उन्होंने दिए, वही स्लोगन अमित शाह के रैली में कुछ लोग, कुछ दरिंदे वही स्लोगन दे रहे थे। 24 घंटे के अंदर अंदर कोलकाता पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उनके ऊपर भारी केस चल रहा है। ये है बंगाल का सिचुएशन। आप जो कह रहे थे कि बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल में ये हो रहा है। यहाँ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है और दिल्ली में दिल्ली पुलिस दंगाई के साथ दंगा कर रहा है। ये डिफरेंस है। दिल्ली पुलिस अमित शाह के कंट्रोल में है, कोलकाता पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस ममता बनर्जी के कंट्रोल में है। ये डिफरेंस है। यहाँ 24 आवर्स में जो दंगा करना चाहते हैं, जो स्लोगन देते हैं ये गोली मारने का, उनको अरेस्ट किया जाता है। और दिल्ली में पुलिस खुद पास में खड़े होते हैं, कपिल मिश्रा उनके डीसीपी के पास खड़े होकर बोलते हैं कि हम आपको पीठ भगाएंगे, पीठ कर यहाँ से अनिर्बान, उठा बातें देंगे। ना करें। यही डिफरेंस। बंगाल पुलिस भी क्या कर रही थी? अनिर्बान, बंगाल पुलिस भी क्या कर रही थी? और बंगाल की मुख्यमंत्री वहां जाकर धरने पे बैठ गई, ये भी लोगों ने देखा है। वहां 5000 भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है मनीष जी। उसका इनको जवाब देना होगा आने वाले समय में। इनको चुनाव में उसका जवाब देना होगा। नंबर 1 के अरे झूठा आपका सारे बंगाल में आपका 5000 कार्यकर्ता है कि नहीं? ये डॉक्टर शास्त्री, अनिर्बान, इलियास साहब, मुझे अब एक छोटा सा ब्रेक लेना कुछ भी है। बोल देंगे डॉक्टर शास्त्री, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जी हाँ, अमन ओ अमन अगर हम रखना जानते हैं तो ये कैसे जाएगा, ये भी जानते हैं। मालेगांव के विधायक के ये बयान खुद बताते हैं कि आखिर उकसाने, भड़काने का ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है, आप कहीं मत जाइए। आक्रोश, तू मैं, धक्का मुक्की न केवल सड़कों पर बल्कि आज देश की सर्वोच्च सदन यानी कि लोकसभा में भी देखने को मिली। और इसके साथ साथ सीए एनपीआर को लेकर लगातार घमासान बढ़ता जा रहा है। भड़काऊ भाषण, घृणित भाषा का इस्तेमाल, जहरीली जुबान दिन दुनी रात चौगुनी हो रही है। इसी बात को मचा है बवाल और हमारा देश का सवाल लगातार चल रहा है। मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए। अमन ओ अमन हम रखना जानते हैं, आखिर इसे कैसे जाएगा ये भी हम जानते हैं। इस तरह की धमकी, इस तरह की चुनौती इलियास साहब किसे दी जा रही? भड़काऊ भाषण, घृणित भाषा का इस्तेमाल, जहरीली जुबान दिन दुनी रात चौगुनी हो रही है। इसी बात को मचा है बवाल और हमारा देश का सवाल लगातार चल रहा है। मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए। अमन ओ अमन हम रखना जानते हैं, आखिर इसे कैसे जाएगा ये भी हम जानते हैं। इस तरह की धमकी, इस तरह की चुनौती इलियास साहब किसे दी जा रही है? एक तरफ कहा जाता है हिंदुस्तान से हम मोहब्बत करते हैं, मनीष भाई, ये धमकी नहीं, ये जवाब दिया जा रहा है वो धमकी देने वालों को जिन्होंने हिंदुस्तानी नारियों को करंट मार देने की बात की, जो गोली मार देने की बात कर रहे हैं,
उनको ये जवाब दिया जा रहा है। आग के बदले आग पेश की जा रही है जो खतरनाक है देश के लिए। प्रधानमंत्री गृहमंत्री जबान पे लगाम दे, सब लोगों की जबान पे लगाम लगेगा, लेकिन जो बीजेपी आरएसएस ही पूरे देश को बर्बाद करने में तुले हुई है, जो रूलिंग पार्टी है, तो दूसरों को कैसे रोक सकेंगे बोलिए आप? जब रूलिंग पार्टी कोई कंट्रोल में नहीं है, चाहिए पुलिस को कंट्रोल में रख सकती है और आरएसएस को तो आप जानते भी नहीं है और कमजोर हो आप लोगों को अभिशाप है, आप नहीं समझ सकते हैं। आप लोगों के आंख पर पट्टी बंधी हुई है, आप लोगों को आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। आप लोग आरएसएस और आप लोग बीजेपी को नहीं समझ सकते हैं। आप रावण की इस तरह की हालात देश की थी और आज देश को बाहर निकालने का काम किसी ने किया तो बीजेपी ने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। अगर उस वक्त जो बैन लगा था क्या देश की हालात थी बताओ जरा। पैदा न होते जो आज दिल्ली के गुजरात की सड़कों पर नजर आता है। सावरकर पहले भी तोड़े अब फिर तोड़ नहीं, ये बताओ नेहरू ने बुला करके आरएसएस को 26 जनवरी के परेड में शामिल किया था। बताओ नहीं झूठ है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया है, लोगों ने देश को बर्बाद किया है। देश के सभी मुसलमान तुम लोग जैसे नहीं है, तुम लोग हो गए। आप लोग आपके वारिस पठान ले आपके इलियास साहब ले दिया जा रहा है। जाइए और पहले तहजीब की भाषा सीखिए, जाइए पहले संस्कार सीखिए, हम उनको कैसे बात किया जाता है। दरिंदे हैं। पठान साहब का स्टेटमेंट क्या था, वारिस पठान का स्टेटमेंट क्या था? इलियास साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री साहब के स्टेटमेंट का जवाब दिया जा रहा है। मिसाल जी मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। मसूद साहब दरिंदे तो हैं जो कहते हैं कि 15 मिनट का समय दे दो। बताता हूँ वारिस पठान ने क्या कहा। वारिस पठान ने कहा 15 करोड़ दरिंदगी देखो और 100 करोड़ पर भारी। ये आप देखिए आप रुकिए तो मिसाल साहब मिसाल जी मसूद साहब अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी बात खत्म नहीं हुई है। 15 और 100 का कनेक्शन देखिए आप। ये जो मास्टर क्लास लगती है ना, ये 15 और 100 का कनेक्शन देखिए। वारिस पठान का 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे। अकबरुद्दीन कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो, 100 करोड़ को बता देंगे। ये क्या है इलियास साहब? मनीष जी बताता हूँ सर्जिल इस्लाम वो जो है सर्जिल क्या कह रहा था, ये राक्षस नहीं तो अरे छोड़ो ना का जो भी भारत को तोड़ने की बात करेगा, जो भी प्रयोग करेगा सब अंदर जाएंगे। जी नहीं, शराब के सब अंदर जाएंगे। याद रखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मिश्रा जी एक डॉक्टर शास्त्री आपका जवाब देना बनता है। बीजेपी के भी कई नेताओं ने आग में केरोसिन और घी का काम किया है। बिल्कुल नहीं किया है मनीष जी, धैर्य से सुन लीजिए मेरी बात। जब चुनाव हो रहा था उस समय उनके ये स्टेटमेंट आए थे और चुनाव बीत चुका था। ये तो ट्रंप जब भारत में आए थे, भारत की गरिमा दुनिया में बढ़ रही थी तो उसको डैमेज करने के लिए, उसको छवि बिगाड़ने के लिए और उस तरह से आग पर घी डालने का काम किया गया। चुनाव तो खत्म हो चुका था, ये बीजेपी के प्रवक्ता है। चुनाव तो खत्म हो चुका था, चुनाव का तो हमने चुनाव एजेंडा ही समाप्त हो गया था। इन लोगों का तो परमानेंट ये एजेंडा है देश को बदनाम करना, देश को बांटना, देश के बांटने वालों के साथ खड़े होना। अभी बिहार का इलेक्शन होने वाला है कुछ महीनों बाद, वहां पर फिर ये निकलेंगे और ये फिर वही दरिंदगी शर्म करो और जुबान ठीक करके बात करो। और फिर कहेंगे तो इलेक्शन आपका भी नाम होगा। हमने तो इलेक्शन से वाह 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 शास्त्री साहब बहुत अच्छे, हाशमी साहब आपने कम से कम माना तो ऐसा जहर फैलाने में आपका भी नंबर 1 नाम होगा, आपका भी नंबर 1 नाम होगा। क्यों नहीं आपने आम आदमी पार्टी के पार्षद को क्रिटिसाइज किया? अगर हमारी पार्टी का अगर हम जीत गए होते तो शाहीन बाग अभी बंद हो गया होता। गला घोटा गया। आप लोगों ने शाहीन बाग को पैदा करके इस देश की छवि बिगाड़ने का काम कर रहे हो। और जहां तक पूरब की बात की जाए, अनिर्बान
ममता बनर्जी चुनाव को लेकर अभी से इतनी सतर्क हैं जी। कि सीए एनआरसी में शुरुआत से उनको खामियां दिखी। 31% मुसलमानों के वोट का सवाल है। नहीं, ये कोई मुसलमान हिंदू का वोट का सवाल नहीं है भैया, ये बंगाल के रहने वाले जो सारे लोग हैं उनका वोट का सवाल है। अगर आपको रोहिंग्या का सवाल है। लेकिन अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी ने जो कहा कि वो चुनाव के वक्त वो कहे थे, तो मतलब क्या चुनाव के वक्त आएंगे तो कुछ भी कह देंगे क्या? या ये इनका स्ट्रेटेजी है, चुनाव के वक्त चुनाव आएंगे, कुछ भी बोलेंगे, पोलराइज करेंगे, ध्रुवीकरण करेंगे और उसके बाद सबको कहेंगे कि चुनाव से पहले बोला था, अब सारे भूल जाओ। ऐसे होता है क्या? लेकिन बंगाल की अगर अनुराग ठाकुर ने कहा तो आप बीजेपी पार्टी से उनका मेंबरशिप कैंसिल करके दिखाओ। अरविंद केजरीवाल जी ने ताहिर हुसैन का मेंबरशिप कैंसिल कर दिया। आप अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा का कैंसिल करके दिखाओ, उसके बाद समझे ना। अरविंद केजरीवाल जी से कितनी बार बात की, ये भी बता दें केजरीवाल जी कि ताहिर ने अपने फोन से मनीष सिसोदिया जी से कितनी बार बात की, और ये भी बता दें अरविंद केजरीवाल जी कि ताहिर ने अपने फोन से अरे ताहिर हुसैन का मेंबरशिप कैंसिल हो चुका है, आप अनुराग ठाकुर का कैंसिल करके दिखाओ। आप अनुराग ठाकुर का कैंसिल करके दिखाओ। आप कपिल मिश्रा को अरेस्ट करके दिखाओ। ये भी बता दें वहाँ गोली मारो स्लोगन दिया, वो घूम रहा है, दंगा कर रहा है। यहाँ गोली मारो स्लोगन दिया, अरेस्ट होकर अब अंदर देखो हवा खा रहा है जेल का। विशाल जी संयम और कपिल मिश्रा ने तो कहा, कपिल मिश्रा ने तो कहा कि अगर तुम एनआरसी का विरोध करोगे तो हम एनआरसी का सहयोग करेंगे। ये कौन सी गलत बात कपिल मिश्रा ने कह दी? अगर आप एनआरसी का विरोध करोगे तो वो एनआरसी का पक्ष में खड़ा होंगे, तो ये कौन सी गलत बात कर दी? कौन सी गलत बात कर दी? डॉक्टर शास्त्री, ये आप कहोगे कि गोली मारने वाली बात भी सही थी। आप यही बोल दो कि सारे ऑपोजिशन को गोली मारना है, यही बोल दो, यही तो बाकी है। कपिल मिश्रा उस जगह पर तनाव कम करने गए थे, तनाव कम करने गए थे। आपका ये तर्क वहां पर आपको उससे जुड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इलियास साहब, जहां तक साजिश की बात है, अगर उमर खालिद की बात की जाए तो ट्रंप 24 तारीख को आएंगे, हमें उसका विरोध करने के लिए सड़क पर उतरना होगा। अगर कॉन्स्पिरेसी थी तो कॉन्सिक्वेंसेस भी देखा लोगों ने, और कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में दिल्ली में दंगे आए। तो ये भविष्यवाणी उमर खालिद को कैसे पता थी कि जब ट्रंप आएगा तो सड़क पे उतरना? यानी ये सोची समझी साजिश है। तो यानी कि जितने मुसलमानों का कत्ल हुआ, जितने मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को आई लगाई गई, आपके पास हाँ, तो ये पुलिस काम करेगी, पुलिस काम करेगी। उमर खालिद, वारिस पठान, अमित शाह, अनुराग ठाकुर, चारों को जेल में डालो। जो जहरीली इस्तेमाल करा जेल में डालो, जो आग लगाने की बात करा जेल में डालो। कोई भी पार्टी का नेता रह लो, ओबीसी को भी जेल में डालो। ओबीसी की भी जहरीली जमात है, ओबीसी भी तो भड़काऊ भाषण करता है। खालिद को भी डालो। लेकिन पहले अमित शाह दिल्ली पुलिस ने कमिश्नर को जेल में डालो, वो पट्टनायक जो था, पहले ममता बनर्जी की पुलिस को कमिश्नर बन के बैठा था, कोई काम नहीं किया। गृह मंत्री हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, किसी भी व्यक्ति को वो सरकार के वफादार हैं। सरकार में आप ही बता दो, सरकार में मिश्रा जी, मैं इस पैनल को कहना चाहूंगा, मैं इस पैनल के तमाम मेहमानों को कहना चाहूंगा, गलत सलत उलट पुलट अनर्गल बातें देश का सवाल के मन से नहीं चलेंगी। मिसाल जी अपनी बात पूरी करें। मैं मसूद हाशमी जी से फिर एक बार दोबारा कहना चाहूंगा, मनीष जी और इस्माइल जी से कहना चाहूंगा कि एक और सिर्फ एक सवाल कि जिस सीएए के मुद्दे पर इन्होंने पूरे भारत में अराजकता और अशांति का माहौल पैदा किया, कॉन्स्पिरेसी पैदा की, दिल्ली में दंगे करवाए, झूठ इससे इनकी नागरिकता पर क्या फर्क पड़ रहा है या किसी भी हिंदुस्तानी पर? तुम्हारे पास बस सिर्फ एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल ये है कि जनता को सही बात क्यों नहीं बताया जाता? जनता को सही बात क्यों नहीं बताई जाती? इस बात को लेकर तो बीजेपी के नेताओं से भी सवाल है कि बीजेपी के नेताओं ने क्यों नहीं जाके लोगों को बताया, लोगों को समझाया कि आखिर सीए क्या है। जब देश में लोग सड़कों पर उतरे तब आप जन जागरण शुरू कर रहे हैं। मनीष जी, मैंने पहले भी कहा, अरे मनीष जी,
विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है, ये विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है, ये कोई विरोध नहीं है, बल्कि इनको विरोध करना, इनको रोक लगा है विरोध का, तो उसका दवा क्या होगा जरा ये तो बताइए। मनीष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए क्या सीए में कोई गलती है? क्या सीए इस देश के किसी नागरिक के लिए हानिकारक है? आप बताइए मनीष जी। हमारा कंसर्न ये है कि अगर तुम एनआरसी को सीए मनीष जी, इसका जवाब आप दीजिए, इनको आप एनआरसी को जोड़ने गए, अरे इस बात का आप अरे एनआरसी पे तो बात हो गया क्या? एनआरसी पे तो बात ही नहीं है, एनआरसी पे बात ही नहीं है, बात तो एनपीआर की है, बात तो एनपीआर को लेकर के अंदर गृह मंत्री अनिर्बान बारे में महाशय अनिर्बान एनपीआर की बात हो रही है, एनआरसी की तो कोई बात ही नहीं है। और गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि एनआरसी का अभी इस तरह की कोई भी सरकार की नीति या प्लानिंग नहीं कि उसे लाना है। फिर सारी इन बातों को साफ होने के बाद भी आप लोग जबरदस्ती इसे खींचना चाह रहे हैं, खींच रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको सियासी फायदा दिखाई देता है। झूठे गृह मंत्री प्रधानमंत्री झूठा नंबर 1 है जी। देखिए, एनआरसी का डिक्लेरेशन जो है, अरे भैया सुन लीजिए, एनआरसी का डिक्लेरेशन जो है उन्होंने पार्लियामेंट में किए थे कि 2024 से पहले करेंगे। उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुए, जो लोग रास्ते पे उतर आए, उसके बाद ये प्रेशर में पड़ने के बाद वो कह रहे हैं कि नहीं करेंगे। ये कोई बेनेवोलेंट वो डिक्टेटर जैसा कुछ नहीं है कि हम नहीं करेंगे, चलो भैया लोगों का डैमेज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इतना प्रोटेस्ट का प्रेशर आया, उसके बाद जाकर इनके दिमाग ठिकाने आया कि ये नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रोटेस्ट चलना है और ज्यादा करना है जब तक प्रोटेस्ट तो आप लोगों के यहाँ होने नहीं दिया जा रहा है। सक्सेस है प्रोटेस्ट तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब खड़े होते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको फंसाया जाता है। बहुत बार किया। शर्म तो आम लोगों को आनी चाहिए कि किस तरह से आप लोग बंगाल में कर रहे हो। डॉक्टर शास्त्री, लोकतंत्र तो बंगाल में है ही नहीं, एक तरह से लोकतंत्र समाप्त हो गया है बंगाल में। डॉक्टर बंगाल के लोगों को खासतौर से आपको तृणमूल के लोगों को बोलने का हक नहीं, जहां डेमोक्रेसी है ही नहीं। मनीष जी, डॉक्टर शास्त्री सरकार आखिर ओवैसी के खिलाफ, आपने देखा मालेगांव के विधायक के खिलाफ, वारिस पठान के खिलाफ, अकबरुद्दीन के खिलाफ, शर्जिल के खिलाफ आखिर कार्रवाई करने में सरकार इतनी ढिलाई क्यों दिखा रही है? उमर खालिद का बयान सामने आ गया, उमर खालिद का वीडियो आ गया, आखिर आप लोग किस दिन का रास्ता देख रहे हैं? अरे मनीष जी, कन्हैया के ऊपर तो सारा कुछ हो गया था, चार्जशीट भी हो गया था, लेकिन किस प्रकार से उसके साथ हुआ था? सोच समझ के कार्रवाई होगी और ढंग से कार्रवाई होगी और अनुराग ठाकुर प्रवेश, ये सरकार निपटेगी भी अच्छे ढंग से निपटेगी। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है। एक दिन ओवैसी जेल जाएगा ही, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी देश को बांटने वाली बातें कही है। मसूद हाशमी। मनीष जी, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, बहुत शर्म आ रही है आपकी स्क्रीन देख के कि दंगा भड़काने वालों में जितने लोग भी आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं वो सिर्फ मुसलमान दिखाए जा रहे हैं। उसमें चाहे इशरत जहां हो, चाहे ओवैसी, तो मैं अनुराग ठाकुर की भी बात के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, बगैर किसी पक्षपात के देश का सवाल लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कितनी देर है यार? खामोशी के बाद आपका देश का सवाल में फिर एक बार स्वागत है और हम अपने बहस के आखिरी पड़ाव में हैं, जहां पर आपको अपने अपने वक्तव्य केवल 20 सेकंड में रखने हैं। सबसे पहले डॉक्टर शास्त्री, कार्रवाई अगर होगी तो सब पर होगी। उच्च न्यायालय ने भी इस बात की तस्दीक की है।
देखिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर जो भी गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, और जिसने जहरीले जुबान बोले हैं उसको उसका सजा मिलनी चाहिए। कानून भी अपना काम कर रहा है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है मनीष जी, यहाँ पर लोकतंत्र और संविधान सर्वोच्च है। इसलिए संविधान के ऊपर कोई नहीं है, चाहे ओबीसी हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे कोई इस प्रकार की बहस करता है कि अगर वो सबसे ऊपर है तो ऐसे लोगों को कानून धूल में मिला देगा। ये वो देश है, ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर आधारित ये देश है, ये किसी को बख्शेगा नहीं। और खास तौर से ओबीसी जैसे लोगों को ये कानून जिन पर उच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी की है, मैं तारीफ करता कि आप वो सारे नाम लेते जिन पर उच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी की है, लेकिन आपने बेबाकी से अपनी बात रखी। आपका शामिल होने के लिए धन्यवाद। इलियास साहब, कैसे रुकेगी ये जहरीली जुबान? कब रुकेगा ये मास्टर क्लास का दौर? सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह आरएसएस पर बैन लगाओ, देश बचाओ। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कह दिया कपिल मिश्रा पर, अनुराग ठाकुर पर केस हो तो केस हो जाना चाहिए मेरी नजर में। और ओबीसी को खुला छोड़ दो दंगा करने के लिए, ओबीसी को खुला छोड़ दो हिंदुओं की हत्या करने के लिए, ओबीसी को छोड़ दो कि 15 मिनट का समय दे दो डॉक्टर शास्त्री। अभी बड़े अफसोस की खबर यह मिली है कि दिल्ली में पहला कोरोना वायरस का शिकार आ गया है। मैं दिल्ली वालों से और हिंदुस्तान वालों से ये अपील करना चाहता हूं कि अगर कोरोना आ गया तो वो ना हिंदू देखेगा, ना मुसलमान देखेगा, जी, ना सिख देखेगा, ना ईसाई देखेगा। यही गंगा जमनी इस बात से डरो, इंसानियत जिंदा रहनी इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। मिसाल जी, मनीष जी, बस मैं इस बात के साथ जो है ये अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि देश सर्वोच्च है, राष्ट्र से ही हमारी पहचान है जी। तो मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि इस राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखें। कोई ऐसा काम ना करें कि किसी को प्रोवोक करें, किसी को कोई गलत काम करने के और देश को तोड़ने का काम ना करें, क्योंकि ये दो लाइनें हैं कि आग लगेगी तो आएंगे कई घर उसमें, बहुत बढ़िया, केवल मेरा मकान ही थोड़े हैं। तो अनिर्बान, आपको लगता है कि अब जहरीली जुबान बंद हो जानी चाहिए कि ये केवल सियासी फायदे के लिए आप लोग घसीटते रहेंगे? कभी शुरू ही होना नहीं चाहिए था, लेकिन आपको ये समझना है ये बीजेपी वाले और AIMIM वाले एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो ये दोनों ये चाहेंगे कि ये ऐसे चलते रहे, देश में देश जरा अपने सिक्के को तो देख लो, और ये आपका सिक्का किस तरह से भ्रष्टाचार में आखिर से डूबा हुआ है। जी, आप लोग अब मुझे बहस खत्म करनी है, मुझे बहस खत्म करनी है। डॉक्टर शास्त्री, मुझे बहस खत्म करनी है। अनिर्बान, मुझे बहस खत्म करनी है। लगेगी आग तो कई घर जद में आएंगे, लगेगी आग तो कई घर जद में आएंगे। यहाँ पर सिर्फ तेरा मकान ही, जी हाँ, नाग आया था, सारे शहर को डस कर लौट गया। बीन हाथ में लिए सपेरे अब शहर शहर घूम रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि ये सियासत वाले अब अपनी अपनी बीन बजा रहे हैं। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर की खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा। आंख कान खोल।